हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रकृति एंड वेलकम टू लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे क्योंकि बीएड में अधिकतर बच्चों का प्रश्न होता है कि कॉपी कैसे लिखें जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। तो बीएड में अगर आपको 100% अंक लाना है, 100% कहें तो अगर आप 70-80 जो भी आपका मैक्सिमम मार्क है उसमें आप 70+, 75+ इतना गेन कर सकें। एक टॉपर की कॉपी कैसे लिखी जाती है, आपके मन में यह उत्सुकता जिज्ञासा तो रहती ही है। तो 90 से 95% आपके भी अंक आने लगेंगे अगर आप कॉपी को इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन हमें एग्जामिनर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो व्यक्ति हमारी कॉपी को चेक कर रहा है उसे हम कैसे समझा सकें, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता रहती। तो आंसर कैसे लिखें, अपनी कॉपी को कैसे बेस्ट बनाएं, तो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने का बेस्ट तरीका इसमें बताया ही जा रहा है, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और सारे पॉइंट्स आपको आंसर लिखकर समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, अगर जब हम अपनी कॉपी को बेहतर तरीके से लिखेंगे और हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो सुकून होता है वो मिलता है। तो आप भी टॉपर बन सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस तरीके से कॉपी भी अवश्य ही लिखेंगे, क्योंकि पास होना तो ज़रूरी है लेकिन अच्छे नंबर लाना ये हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको अच्छे अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषाएं एवं विशेषताएं बताइए। दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे प्रश्न का निर्माण किया है। अगर कोई भी प्रश्न आता है आप उसके आंसर इसी तरीके से लिखें जिससे एग्जामिनर को बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखे। तो क्या करना है, पहले आप कॉपी में जो भी क्वेश्चन नंबर है उस आंसर को डालिए। अगर आंसर 1, आंसर 2 तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2 जिस खंड का है आप उसको लिखेंगे। और पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। राइटिंग जब अच्छी रहती है तो वह बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और काफ़ी मार्किंग अच्छी होती है। अगर आपने साफ शब्दों में क्लियर एकदम लिखा हुआ है तो पहली बात क्या है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी आंसर को जिस सेक्शन में आप लिख रहे हैं सीक्वेंस में लिखें। सीक्वेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, उसे पता है कि आंसर 1 के बाद आंसर 2 है, 3 है, तो वह काफ़ी अच्छे से मार्किंग करता चला जाता है। लेकिन वहीं पर आपने आंसर 1 के बाद खंड बाका उठा लिया आंसर 2, तो ऐसे में क्या होता है कि सीक्वेंस सही नहीं रहता। तो आप सीक्वेंस अच्छे से लिखिए, राइटिंग अच्छी लिखिए और जो भी प्रश्न में जो कुछ भी पूछा गया, जैसे शिक्षा का अर्थ पूछा गया तो पहले आप शिक्षा का अर्थ बताइए। ये नहीं कि जो भी ऊट पटांग आ रहा है आप उसको लिखिए। हर चीज़ सीक्वेंस में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो की पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखा है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो की पॉइंट आपका दिखना चाहिए कि बिना पढ़े हमारा नज़र उस वर्ड पे जाए जिस पे मतलब कुछ उसमें नॉलेज है। तो यहाँ पे शिक्ष धातु है, ये पता हो गया, सीखना ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरीके से आप उसके अर्थ को तो स्पष्ट कर ही रहे हैं लेकिन इफ़ेक्टिव लग रहा है। जैसे थोड़ी थोड़ी अगर आप ग्राफिंग भी करेंगे तो आपकी कॉपी बहुत ही बेहतरीन बनेगी, क्योंकि ग्राफिंग के माध्यम से हम ज़्यादा पैराग्राफ में ना लिख के हम शॉर्ट में किसी चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई पढ़ना नहीं चाहता कि क्या लिखा है तो वो शिक्षा देखेगा, फिर शिक्षा सीखना ज्ञान प्राप्त, ये उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ में आप आंसर को समझाइए लेकिन उसमें ग्राफिंग भी करते जाइए। इससे क्या होगा, आंसर आपके बहुत ही क्लियर रहेंगे। अब जैसे अगर आपको बताना है कि शिक्षा शब्द को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, तो एजुकेशन को देखो मैंने यहाँ पे
ब्लैक पेन से लिख दिया है, आप अंडरलाइन भी कीजिए, लेकिन राइटिंग तो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये आप मतलब जो भी लिखिए, तथ्य लिखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए, फैक्ट लिखिए, तब आपको जितना आप लिखने में मेहनत करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाता, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी कॉपियाँ चेक करता है। अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे एजुकेशन शब्द है, वो ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है, ये तो बहुत आसानी से कोई भी समझ लेगा। तो ई का मतलब हो गया अंतर्निहित, ड्यूको का मतलब हो गया आगे बढ़ना। तो आप इस चीज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरो के माध्यम से बता दिया कि ये नीचे इसका अर्थ लिखा हुआ है, शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को आगे बढ़ाना और उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। तो जो भी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, देखिए शिक्षा का अर्थ इस तरीके से बहुत ही पॉइंट वाइज लिखा गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब शिक्षा की परिभाषाएं पूछी गई हैं, तो बहुत सारी परिभाषाएं नहीं देनी है, ऐसी परिभाषाएं देनी है जो आपको याद हो, जो भी कथन आपको याद हो। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर कथन याद है, सेम टू सेम आप लिख रहे हैं, तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, लेकिन वहीं पर आप कुछ अपने से बना के लिख रहे हैं तो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप परिभाषाएं किसी महान व्यक्ति के अनुसार देंगे तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ पे शिक्षा की परिभाषाएं हैं, तो शिक्षा की कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है ड्रेवर के अनुसार। तो ड्रेवर के अनुसार ये आप ब्लैक पेन से लिखिए, फिर आप नीचे के लाइन से लिखना शुरू करिए उनकी परिभाषा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डाला जाता है। तो जैसे यहाँ पे ज्ञान हो गया और चरित्र, व्यवहार, क्या है कि ड्रेवर की परिभाषा में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट, ज्ञान, चरित्र और व्यवहार, इस तरीके के विशेष ज्ञान के बारे में बात किया था। तो आपको अंडरलाइन कर देनी है, बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएगा, तो पता हो जाएगी। अब जैसे दूसरी परिभाषा आपको स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिखना है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है, क्या समझाने का प्रयास किया है। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। तीसरी परिभाषा, 2 से 3 परिभाषा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा, ये देखो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन है, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। जो भी चीज़ें लिखी हैं क्लियर है, स्पेस कितना रहेगा और हमको कितनी लाइन छोड़ के लिखना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। कुल मिला के लुक अच्छा रहना चाहिए इसका कॉपी का। तो अब शिक्षा की विशेषताएं पूछा है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आंसर में कह रहा है कि शिक्षा की विशेषताएं 5 बताइए और आंसर दीर्घ उत्तरी है, तो आपको 5 पॉइंट ऐसे लिखना है जिसको आप एक्सप्लेन कर सको। अगर दीर्घ नहीं है, लघु उत्तरीय है, तो आप शिक्षा की विशेषताएं लिखिए जिससे 200-250 शब्द में कंप्लीट हो जाए। तो शिक्षा की विशेषताएं कुछ प्रमुख हैं, जैसे शिक्षा समाज में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे निरंतर है, तो पता हो गया कि शिक्षा कैसी है, निरंतर है। शिक्षा मानव के समस्त जीवन से संबंध रखती है, किससे संबंध रखती है, जीवन से। ये सारी की पॉइंट हैं जिसको आपको अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से, मतलब कि हाईलाइट कर देना है बस, जिससे थोड़ी सी भी बहुत कम समय में आपकी कॉपी भी चेक हो जाए और काफ़ी अच्छे नंबर भी आपको मिले। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे ही कॉपी लिखकर अपने 100% बनाए हुए, 100% क्या है तो 90+ मार्क्स मेरे आए हुए हैं। तो कोई इसमें है नहीं कि मैंने आपको कहीं से उठा के बताया हुआ है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। अब जैसे है शिक्षा मानव, देश, समाज और विश्व के उत्थान का सबल साधन है, तो आप मानव, देश, समाज और विश्व के उत्थान का सबल साधन ऐसे इस तरीके से लिखिए। शिक्षा एक द्विमुखी, अब जैसे द्विमुखी प्रक्रिया है तो आप शिक्षक शिक्षार्थी को इसमें इंक्लूड कर दीजिए ना। द्विमुखी किस तरीके से समझेगा एग्जामिनर, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जितने भी तरीके से आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होगा। अब जैसे
शिक्षा एक बहुमुखी शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, वातावरण, प्रयोगशालाएं आदि हैं। बहुत सारी और चीज़ें हो गई बहुमुखी में। शिक्षा विज्ञान अथवा कला दोनों है, ये भी चीज़ें। तो लास्ट में क्या होता है कि जब हम आंसर लिख लेते हैं, जैसे विशेषताएं हो गई, परिभाषाएं, उसका अर्थ, तो हमें ये होता है कि हम एक कंक्लूज़न लिख दें। लेकिन सारे आंसर में कंक्लूज़न पूछा नहीं जाता है, या फिर मूल्यांकन आप लिख नहीं सकते क्योंकि शब्दों की सीमा ज़्यादा हो जाएगी। फिर भी आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्राफिंग के माध्यम से आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट में क्या किया है कि शिक्षा, अब जैसे शिक्षा को मैंने यहाँ बीच में लिखा और उसके बाद ग्राफिंग कर दिया। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स पता है, आप किसी और तरीके से ग्राफ बनाना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने शिक्षा ऊपर लिखी होती, फिर उसके सीरियल मतलब नीचे में ऐसे नियंत्रित करना, पालन पोषण करना, वो ज़्यादा अच्छा ना लगता। लेकिन आप ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे, आपकी कॉपी भी भरी रहेगी, आपकी पेजेस भी मतलब भरते चले जाएंगे और काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो शिक्षा मैंने बीच में लिखा। अब जैसे किनारे किनारे हैं, आगे बढ़ना, प्रशिक्षित करना, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि बच्चे ने तो दिमाग लगाया है और कॉपी लिखने का तरीका भी उसे पता है। अब जैसे पालन पोषण करना, सिखाना, सीखना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, विकसित करना, नियंत्रित करना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें है ना। और हर आंसर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन लिखनी है। अंडरलाइन कर दीजिए, और जब भी आप दूसरा आंसर लिखें तो नए पेज से लिखें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपका आंसर यहाँ पे एंड हो रहा है, अगर उसको नंबर देना होगा तो वहीं पे वो लिख देगा। और नए पेज से लिखने का तात्पर्य है कि ऊपर से आप प्रश्नोत्तर डालेंगे, अगर कहीं बीच में लिखते हैं तो ऐसे में आपका आंसर चेक होने से छूट भी सकता है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, और दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि सीक्वेंस से सारे आंसर को लिखना है। तीसरी बात ये कि सारे की पॉइंट्स को या तो आप हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर किसी अदर पेन से, जैसे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और चौथी बात यह है कि आप ग्राफिंग के माध्यम से अगर किसी चीज़ को समझा देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और पांचवी चीज़ ये है, पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख रहे हैं, पैराग्राफ में वही चीज़ लिखिए जो तर्क से संबंधित हो, जो इसमें तथ्य हो। फालतू का चीज़ें बढ़ाने से कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स लोग 4 से 5 पेज लिखते हैं, उनको नंबर कम मिलते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग 2 से ढाई पेज लिख देते हैं, लेकिन उनको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। जैसे 10 नंबर का आंसर है तो आपको 8 से 9 इतने तो मैक्सिमम मार्क्स मिल ही जाएंगे, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। कुल मिला के मतलब 90 से 95% आपके इफ़ेक्टिव इस तरीके से अगर आप लिखेंगे। हाँ, रही बात एग्ज़ाम में, कॉपी भी भरेगी आपकी ग्राफिंग के माध्यम से। जैसे आप, अगर अभी आप यहाँ पे ग्राफिंग बना रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेके 6 से 7 लाइन है, आपको 6 से 7 लाइन पैराग्राफ लिखने में अगर 1-2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको ग्राफिंग करने में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप बनाते चले गए जल्दी जल्दी, आपका पेज भी भर गया, और एग्जामिनर को लगा भी कि इसने कुछ नया तरीका अपनाया हुआ है, इसकी कॉपी सबसे अलग है, किसी से मैच नहीं करती। तो एग्जामिनर पे एक अलग प्रभाव बनाता है। इस तरीके से आपकी कॉपी सबसे डिफरेंट बन सकती है। अगर अपने कॉपी को डिफरेंट बनाना है तो आप अपने आंसर को इसी तरीके से लिखें। और मैंने तो दोस्तों ऐसे ही कॉपी लिखी है और मैं आगे भी ऐसे लिखती हूँ। और रही बात जहाँ इंग्लिश हिंदी में जिसका जो भी अगर लैंग्वेज चूज किया हुआ है, तो आप इस तरीके से ही लिखें, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं और कॉपी तो ऐसे लिखनी चाहिए जैसे कि एग्जामिनर है, मैंने किस एग्जामिनर को मुझे समझाना है, मेरी कॉपी ऐसे ही हो, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हो, इतनी इजी वे में लिखी हो कि एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी राइटिंग कैसी है और आपके लिए यह वीडियो कितनी यूज़फुल रही। अगर आपके मार्क्स इस तरीके से लिखने पर अच्छे आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।